हेलो एवरीवन, मैं हूं आतिफा काजी और इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत करती हूं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, दरअसल श्रीलंका ने भारत के साथ 2019 का एक समझौता रद्द कर दिया है। अब ये समझौता क्या है, इसको देखने के लिए पूरी खबर जान लेते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 2 से जुड़ा रहेगा। तो जो हम उसकी समझौते की बात कर रहे थे कि श्रीलंका ने भारत के साथ एक 2019 का समझौता रद्द कर दिया है, वो समझौता किस चीज़ को लेकर था? श्रीलंका का जो कोलंबो पोर्ट है उस पर एक स्ट्रैटेजिक ईस्ट कंटेनर टर्मिनल या ईसीटी का निर्माण किया जाना था और इसी को लेकर भारत द्वारा इसका निर्माण किया जाना था, भारत द्वारा इसमें इन्वेस्ट किया जाना था। तो इसको लेकर ये समझौता था और ये समझौता अब श्रीलंका ने रद्द कर दिया है। अब ये जो फैसला है श्रीलंका की सरकार की तरफ से, ये ऐसे वक्त में आया है जब हाल ही में जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने ये 2019 की जो डील है उसे भारत की प्राथमिकता बताया था। तो अब ये जो फैसला है ये क्यों लिया गया है श्रीलंका की सरकार की तरफ से? दरअसल जो श्रीलंका की ट्रेड यूनियंस है, पोर्ट ट्रेड यूनियंस हैं, उनके द्वारा इस फैसले का, सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया जा रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो देश का पोर्ट है, श्रीलंका के जो पोर्ट है, उसको विदेशी कंपनी को सौंप दिया जाए या उसका निजीकरण कर दिया जाए। किस तरीके से निजीकरण होगा, अभी हम इस पर आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम पहले खबर पर नज़र डाल लेते हैं पूरी तरह। तो इसके बदले जो ये ईसीटी का जो समझौता रद्द किया है, तो इसके अलावा श्रीलंका ने एक पेशकश दी है भारत को। क्या कि भारत को जापान के साथ एक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, पीपीपी मॉडल, उसके तहत एक और उपक्रम देने की पेशकश की है। वो उपक्रम कौन सा है? वेस्ट कंटेनर टर्मिनल या WCT के उसका निर्माण कर सकता है भारत। अब भारत को जापान के साथ मिलकर क्यों, तो इस पर हम आगे बात करेंगे। कब? जब हम इसके डायमेंशंस पहले देख लेते हैं। अब यहाँ क्या क्या डायमेंशंस निकल कर आते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं। अब हम खबर जान चुके हैं, तो इसके बाद जो पहला डायमेंशन हमारा निकल कर आता है वो है कोलंबो पोर्ट, क्योंकि कोलंबो पोर्ट को फोकस है ये जो हमारा टॉपिक है। तो इसलिए कोलंबो पोर्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ जानना ज़रूरी है। उसके बाद जो 2019 का समझौता है उसके बारे में हम जानेंगे, भारत श्रीलंका के संबंध जानेंगे। अब यहाँ चीन का फैक्टर भी निकल कर आता है, तो चीन कि जो श्रीलंका में हित है, जो उसका इंटरेस्ट है, उसके बारे में जानेंगे। अब क्योंकि यहाँ चीन का फैक्टर निकल कर आया है, तो एक और इम्पॉर्टेंट जो पोर्ट है, हम्बनटोटा पोर्ट, उसके बारे में भी जानेंगे। श्रीलंका और भारत के संबंध की हम बात कर चुके कि ये भी एक डायमेंशन इसमें निकल कर आता है। तो और इससे संबंधित क्या जो चैलेंजेस हैं भारत के सामने, उन पर डिस्कस करेंगे और उनको दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं या कदम उठाने की ज़रूरत है, उन पर बात करते हुए रहेगा हमारा प्रश्न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोलंबो पोर्ट की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में जानते हैं। तो कोलंबो पोर्ट वर्ल्ड का 25वां बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट है, ये 25वां सबसे व्यस्त कंटेनर पोर्ट है ये। और SLPA यानी कि जो श्रीलंका की पोर्ट अथॉरिटी है, श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी है, उसका कहना है, उसके मुताबिक ये कोलंबो पोर्ट 70% से अधिक जो व्यापार है वो भारतीय जहाज़ों के पारगमन से होता है, यानी उनकी आवाजाही से 70% का व्यापार करता है ये पोर्ट। और यहाँ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है चीन की BRI योजना। BRI परियोजना से आप सभी परिचित होंगे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना चीन की है, वो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। किस तरीके से, इसको हम मैप के थ्रू यहाँ समझ लेते हैं। क्योंकि जो ये कोलंबो पोर्ट है, ये इसकी जो अवस्थिति है वो हिंद महासागर में है, तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है BRI जो परियोजना है उसके लिए। BRI परियोजना क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसे 2013 में चीन के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उन्होंने अनवेल किया था 2013 में। और इसका मकसद क्या है? न सिर्फ जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के महाद्वीप हैं उनके बीच कनेक्टिविटी बनाना, बल्कि जो उनके साथ, इन महाद्वीपों के साथ लगने वाले महासागर हैं उनके बीच भी कनेक्टिविटी बनाना। तो इस तरीके से ये BRI और ये कनेक्टिविटी 2 तरीके से प्रदान करेगी। ये किस तरीके से? एक लैंड रूट देगी और एक देगी
मैरीटाइम रूट, यानी जो समुद्री रास्ता है उसमें एक रूट होगा। तो इस तरीके से ये कनेक्टिविटी बनाएगी और हिंद महासागर से होते हुए लाल सागर की तरफ ये इस योजना के तहत ये आगे बढ़ेगा, ये रूट, मैरीटाइम रूट जो है। तो इसी की वजह से अब ये कोलंबो पोर्ट बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने हम्बनटोटा की बात की थी, आगे बात करेंगे, वो भी इसी रूट पर आएगा। तो इसलिए जो BRI जो परियोजना है वो चीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीन जिस तरीके से यहाँ इस क्षेत्र में इन पोर्ट्स के जरिए अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज करा सकता है, तो वो भारत को लेकर यहाँ पर एक थोड़ा भारत के लिए तो चिंता का विषय है, लेकिन जो चीन है उसके लिए ये फ़ायदा इस तरीके से होगा कि जो इस पूरे क्षेत्र में चीन का प्रभाव ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा और हर इम्पॉर्टेंट क्षेत्र में जो भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनमें उसकी पैठ बन जाएगी। हिंद महासागर जो क्षेत्र है वो न सिर्फ व्यापारिक दृष्टि से, रणनीतिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए इस कोलंबो पोर्ट की इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसी को देखते हुए। तो अब हम बात करते हैं ये हमने कोलंबो पोर्ट के बारे में देखा। अब जो 2019 की जो डील की बात हो रही थी वो क्या है और किस बात को उसमें क्या कहा गया था। तो सबसे पहले तो ये जो डील थी, जैसे हमने देखा था कि भारत को जापान के साथ एक और विकल्प दिया गया है WCT का, वेस्ट कंटेनर पोर्ट का। जापान के साथ क्यों दिया गया है? क्योंकि ये जो समझौता था 2019 का, मई 2019 में समझौता हुआ था, ये त्रिपक्षीय समझौता था, यानी कि ये श्रीलंका, भारत और जापान के बीच में, श्रीलंका ने भारत और जापान के साथ ये समझौता किया था। और इसमें क्या किया जाना था? ECT का निर्माण किया जाना था, ये हमने जाना। इसमें ये तीनों देश संयुक्त रूप से इस बंदरगाह पर ECT का निर्माण करते, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का निर्माण करते, और इसकी जो लागत थी करीब 500 से 700 मिलियन डॉलर की ये लागत आती इस पर, और ये इन तीनों देशों की एक संयुक्त पहल थी। और इसमें जो श्रीलंका है उसका स्वामित्व, यानी जो उसका हिस्सा, वो कितना रहता? वो 51% रहता, और बाकी का जो 49% था, बाकी का 49% जो था वो इन्वेस्टमेंट, वो बाकी के जो इसमें स्टेक होल्डर्स थे यानी हितधारक थे, कौन? भारत और जापान, तो उनके द्वारा किया जाना था। भारत की तरफ से इसमें अडानी ग्रुप इसमें शामिल था, तो उसके द्वारा इसमें इन्वेस्ट किया जाना था। और ये जो ECT है, इसीलिए ये एक निवेश परियोजना के रूप में विकसित की जानी थी, क्योंकि इसमें 49% जो है बाकी के स्टेक होल्डर्स को इसमें इन्वेस्ट करना था। अब आगे इसमें इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी भारत के लिए, इस समझौते की, इस डील की भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंस थी, क्यों भारत इसको प्राथमिकता अपनी बता रहा था? क्योंकि जो चीन की मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग्स कंपनी है वो CICT में 85% की हिस्सेदारी रखती है। CICT क्या है? कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। तो ये CICT है, इसमें 85% की इसकी हिस्सेदारी है। और ECT जिसकी हम बात कर रहे थे, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल, जिसके निर्माण में भारत को इन्वेस्ट करना था, वो इसके करीब है। तो ये भारत के लिए अपने आप रणनीतिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि चीन की जिस जगह पर उपस्थिति है उसके साथ साथ भारत की उपस्थिति वहाँ पर अपने आप में बहुत प्रभावकारी हो जाती है। क्योंकि जब चीन किसी एक क्षेत्र में पैठ बना रहा है, उसी क्षेत्र के पास अगर भारत को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का मौका मिलता है, अपनी पैठ बनाने का, अपना प्रभाव बनाने का मौका मिलता है, तो चीन को कहीं ना कहीं आगे काउंटर करने के लिए ये भारत के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन था। और इसके अलावा जो, जैसे हमने बात की कि अडानी ग्रुप जो है वो भारत की तरफ से इसमें इन्वेस्ट कर रहा था, तो कोलंबो पोर्ट जो है उससे आने वाला जो ट्रांसशिपमेंट ट्रैफिक है उसके लिए अडानी ग्रुप विझिंजम में एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का विकास कर रहा है। ये पोर्ट कहाँ पर बनाया जाएगा? ये तिरुवनंतपुरम में के विझिंजम में विकसित किया जा रहा है, अडानी ग्रुप इसको बना रहा है। तो ये इस समझौते के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कि इस समझौते में क्या कहा गया था और क्यों भारत के लिए इतनी इम्पोर्टेंस रखता है, तो ये समझौते के बारे में था। अब आगे बढ़ते हैं। हमने हम्बनटोटा पोर्ट की बात की कि एक और इम्पॉर्टेंट पोर्ट है हम्बनटोटा पोर्ट। जिस तरीके से हमने मैप में देखा था कि कोलंबो पोर्ट के साथ साथ, क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र में ही श्रीलंका की स्वयं में जो स्थिति है हिंद महासागर क्षेत्र में,
तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जाहिर है उसके जो पोर्ट्स हैं वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोलंबो पोर्ट के साथ साथ हमने हम्बनटोटा पोर्ट की जो स्थिति देखी थी, उसके हिसाब से हम हम्बनटोटा पोर्ट के बारे में भी यहाँ बात करेंगे। तो जैसे मैंने बात की, हिंद महासागर क्षेत्र में इसकी स्थिति है, वो रणनीतिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये पूरा क्षेत्र। और ये दक्षिण एशिया का महत्वपूर्ण और बड़ा सामुद्रिक रास्ता है। जिस तरीके से मैंने बताया था कि जो चीन है वो अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो मैरीटाइम रूट है उसके ज़रिए उस पूरे क्षेत्र को कवर करते हुए आगे बढ़ेगा और इस तरीके से इस पूरे क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाएगा, अपनी पहुंच बनाएगा, अपनी पैठ बनाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा सामुद्रिक रास्ता है, तो जहां पर किसी भी देश का प्रभाव जो है उसके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। और इसकी हम्बनटोटा पोर्ट की बात कर रहे हैं हम, तो 2016 में चीन को श्रीलंका ने ये पोर्ट 99 वर्ष की लीज पर दे दिया था। और क्यों दे दिया था? क्योंकि हालांकि हम इस पर अभी आगे बात करेंगे, लेकिन जब ये चीन जो है जिस तरीके से श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट करता है, उसको कई तरीके के ऋण प्रदान करता है, सहायता करता है, तो उस ऋण को जब ऋण ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया तो चीन को उसने ये पोर्ट 99 वर्ष की लीज पर दे दिया। अब क्योंकि ये 99 वर्ष की लीज पर चीन के पास है ये पोर्ट, तो अब क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा और भारत के लिए भी इसका महत्व बहुत है इस क्षेत्र का, तो भारत के लिए एक चिंता का विषय यहाँ ये हो जाता है कि कहीं चीन इस पोर्ट का उपयोग सैन्य गतिविधियों में ना करे। हालांकि श्रीलंका की तरफ से आश्वासन दिया गया कि जो चीन है वो इस पोर्ट का इस्तेमाल सैन्य गतिविधियों के लिए नहीं करेगा और ना करे, इसका ध्यान रखा जाएगा। लेकिन जब उस पोर्ट पर चीन की जो वो उपस्थिति है वो दर्ज हो चुकी है, वो उसके कंट्रोल में है वो पोर्ट, क्योंकि उसके पास लीज पर है, तो जाहिर बात है श्रीलंका के हित कहीं ना कहीं चीन से ज़्यादा जुड़ जाते हैं। तो इसलिए भारत के लिए वो एक चिंता का विषय बन ही जाता है कि आगे भी, क्योंकि वहाँ पर उसका प्रभाव ज़्यादा हो गया है, तो आगे चलकर भारत के लिए ये एक चिंता का विषय बन सकता है। तो इसलिए भारत चाहता है कि इस पूरे क्षेत्र में, क्योंकि भारत की जैसे हिंद महासागर क्षेत्र को लेकर नीति रही है कि इस पूरे क्षेत्र में जितने भी हितधारक हैं, जितने भी वहाँ देश हैं जो उस क्षेत्र को साझा करते हैं, उन सभी का वहाँ बराबर का प्रभाव, ना कि किसी एक देश विशेष का वहाँ ज़्यादा प्रभुत्व हो, ज़्यादा प्रभाव हो। तो भारत इस नीति को मानता है और इसी के हिसाब से वहाँ पर चाहता है कि किसी एक देश का वहाँ प्रभुत्व ना हो, जबकि चीन इस तरीके से वहाँ पर अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है। अब यहाँ पर फिर जो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो यहाँ पर फिर इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से हमने मैप में देखा था कि जो हिंद महासागर का पूरा क्षेत्र है उसमें उस पर वो जो मैरीटाइम रूट बनाते हुए आगे बढ़ेगा, हिंद महासागर से लाल सागर की तरफ जब रुख करेगा, तो वो हम्बनटोटा पोर्ट, कोलंबो पोर्ट सभी को कवर करता हुआ जाएगा। तो इसलिए चीन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब चीन को यहाँ हर क्षेत्र में, इस किसी इम्पॉर्टेंट क्षेत्र में जब चीन को अपना प्रभाव बन जाएगा उसका, तो उसका फ़ायदा सीधा सीधा चीन को होगा। और इसके अलावा जैसे हम भारत के लिए बात कर रहे थे, तो इसमें अगर कभी भारत और चीन के बीच कोई फ्रंट खुलता है, कोई ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न होती है जब चीन और भारत आमने सामने हो, तो उसमें भारत को जो है वो चीन से चारों तरफ से घिरा हुआ पाएगा अपने आप को, जिस तरीके से वो अपना हर क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाता जा रहा है। अब हम हम्बनटोटा पोर्ट की बात कर रहे थे, तो यहाँ हम इसमें देख लेते हैं मैप में कि जो श्रीलंका है उसके यहाँ पर 4 मेजर पोर्ट दिखाए गए हैं, हम्बनटोटा और त्रिंकोमाली पोर्ट। त्रिंकोमाली पोर्ट जो है वो विश्व का 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। और कोलंबो पोर्ट की हम बात कर ही रहे थे, कोलंबो पोर्ट को हमने यहाँ देखा। इसके अलावा गैले पोर्ट है। ये 4 इसके बड़े या मेजर पोर्ट हैं श्रीलंका के। अब श्रीलंका में चीन का क्या हित है? जिस तरीके से हमने हम्बनटोटा, हालांकि काफ़ी हद तक हम समझ गए कि जो चीन है उसका श्रीलंका में किस तरीके से हित हो सकता है, क्योंकि सबसे पहला तो जो श्रीलंका की अवस्थिति है जिस क्षेत्र में, हिंद महासागर क्षेत्र में, वो उसको बहुत इम्पॉर्टेंट बनाती है, सबसे पहले तो ये बात है। और दूसरा यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी।
ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है? तो श्रीलंका ने अपना जो हम्बनटोटा पोर्ट है वो चीन को 99 वर्ष की लीज पर दिया है। तो हम्बनटोटा उसके पास है। उसके अलावा पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, बांग्लादेश का चटगांव पोर्ट है। तो ये कुछ खास पोर्ट हैं। इसके अलावा तो यहाँ पर ये जो पोर्ट्स हैं ये जिस क्षेत्र में आते हैं वो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पर पर्ल्स से मतलब इन पोर्ट से है, यानी हम्बनटोटा पोर्ट, ग्वादर पोर्ट, चटगांव पोर्ट और जितने भी पोर्ट्स पर जो चीन है वो अपने प्रभाव में लेना चाहता है। तो जिस तरीके से तो यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति है, इस तरीके से वो सभी पोर्ट्स पर अपना प्रभाव बनाते हुए, अपना जो उपस्थिति है उसको दर्ज कराते हुए सब पूरे क्षेत्र पर एक तरह से अपना कब्जा कर रहा है, अपना प्रभुत्व बना रहा है, अपनी पैठ को बढ़ा रहा है। तो जैसे हमने बात की थी कि भारत के लिए एक चिंता का विषय है कि चारों तरफ से भारत इससे घिरा हुआ है, क्योंकि लैंड रूट के थ्रू भी ये BRI जो इसकी परियोजना है वो काम करेगी। और जिस तरीके से मैंने बताया कि तीनों महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका और यूरोप महाद्वीपों के जितने भी देश हैं, ज़्यादातर देशों को कवर करते हुए ये आगे बढ़ेगी। तो जाहिर बात है जब जिन देशों को ये कवर करते हुए आगे बढ़ेगी तो चीन के हित और उन देशों के हित आपस में जुड़ेंगे। और इस तरीके जब किसी देश में चीन का प्रभाव बनेगा, उसकी पैठ बनेगी, उपस्थिति अपनी वहाँ दर्ज कराएगा, तो उससे जो है वो चीन की तरफ उनका रुख ज़्यादा होगा। जैसे पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट की बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान में चीन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कई बड़ी परियोजनाओं में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है, ऋण प्रदान करता है। इसी तरह से श्रीलंका को ऋण प्रदान करता है ज़रूरत पड़ने पर, उसमें बड़ी बड़ी परियोजनाओं में अपने बहुत एक बड़ी धनराशि वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है। और तो इस वजह से, तो इस तरीके से वहाँ पर, और उसी की वजह से, क्योंकि जब ऋण की मात्रा, ऋण बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उसको चुकाना पाने की वजह से उसने अपना एक पोर्ट, श्रीलंका ने अपना एक पोर्ट चीन को लीज पर दे दिया। तो यही उसके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी है कि इन बड़े इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को अपना बनाते हुए आगे बढ़ना। तो यहाँ पर्ल्स जो है वो पोर्ट्स हैं, तो स्ट्रिंग यानी उन पोर्ट्स की एक माला बनाते हुए जाना, क्योंकि ये एक पर्ल की तरह ही इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। तो ये उसकी जो रणनीति है चीन की, ये बहुत ख़ास है इस पूरे क्षेत्र में और भारत के लिए एक चिंता का विषय है। इसके अलावा चीन, जैसे मैंने बताया कि सभी देशों में जो आसपास के जो देश हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उन सभी में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। श्रीलंका और पाकिस्तान में खासकर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ऋण देता है, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है। तो इस तरीके से वो वहाँ पर दोनों देशों के हित आपस में जुड़ रहे हैं। और जैसे मैंने बताया, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए चीन श्रीलंका को ऋण उपलब्ध करा रहा है। और विशेषज्ञों का मानना है कि समय समय पर चीन श्रीलंका को हथियारों की आपूर्ति भी कराता रहता है। तो इस तरीके से दोनों देशों का, यहाँ न सिर्फ दोनों देशों का बल्कि हमने त्रिपक्षीय दृष्टिकोण की बात की, यानी भारत का भी इसमें पक्ष है, क्योंकि भारत के लिए उसकी ये रणनीति और श्रीलंका के साथ उसका बढ़ता प्रभाव जो है, श्रीलंका पर बढ़ता प्रभाव भारत के लिए एक चिंता का विषय है। तो श्रीलंका में जो चीन के हित हैं वो एक त्रिपक्षीय दृष्टिकोण से हमने यहाँ देखे। चलिए अब आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आप प्रश्न नोट कर लीजिए आज का। चीन की मोतियों की माला नीति के बारे में संक्षेप में बताइए, साथ ही समकालिक भू राजनीति के संदर्भ में चीन द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में दबदबा बनाने की स्थिति का परीक्षण करें। आपने एक क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा जो ये मोतियों की माला वर्ड यूज हुआ है, ये वही स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी की बात हो रही है। मोतियों की माला नीति जो है वही स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, उसके बारे में आपको बताना है। और साथ ही ये बताना है कि चीन किस तरीके से हिंद महासागर का जो क्षेत्र है उसमें अपना किस तरीके से दबदबा कायम कर रहा है, अपनी पैठ को वहाँ बढ़ा रहा है, अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। तो आपको उसके बारे में यहाँ बताना है। अब हम आगे बढ़ें कि भारत और श्रीलंका के संबंधों पर बात करें, तो इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट जानकारी शेयर करना चाहूँगी। दरअसल दृष्टि IAS एक पेन ड्राइव कोर्स लेकर आया है जो कि सामान्य अध्ययन का फाउंडेशन कोर्स है, और ये ना सिर्फ आपके प्रीलिम्स बल्कि मेंस के लिहाज से भी बनाया गया है, यानी कि ये आपको दोनों के हिसाब से, यानी कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच आपको देगा एग्जाम्स की।
और इसके बारे में अगर आप इस एग्ज़ाम से जुड़ी कोई भी और जानकारी चाहते हैं इससे रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9311406442। मैं नंबर रिपीट कर देती हूँ, 9311406442। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे भारत और श्रीलंका के संबंधों की। तो भारत के लिए उसका निकटतम पड़ोसी है श्रीलंका, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा जो दोनों देश है श्रीलंका और भारत जो है वो आपस में बौद्धिक धार्मिक और भाषा के साथ साथ जो सांस्कृतिक विरासत है उसके सहयोग पर भी दोनों देश उसको बढ़ावा देते हैं और उस पर बल देते हैं। तो और इसके अलावा जो जैसे हम अभी तक बात कर रहे थे कि श्रीलंका की जिस क्षेत्र में अवस्थिति है, यानी कि हिंद महासागर क्षेत्र में जो इसकी अवस्थिति है वो इसको बहुत महत्वपूर्ण बना देती है, क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र का इम्पोर्टेंस रणनीतिक लिहाज से भी है। और भारत श्रीलंका के साथ कई संयुक्त सैन्य अभ्यास, नौसैनिक अभ्यास कर चुका है, जैसे मित्र शक्ति। और अगर नौसैनिक अभ्यास की बात करें तो स्लिनेक्स है दोनों देशों के बीच में। तो भारत इस तरीके के संयुक्त सैन्य अभ्यास, नौसैनिक अभ्यास श्रीलंका के साथ करता है। अब जैसे हम हिंद महासागर क्षेत्र की इतनी देर से बात कर रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंस है, तो ये श्रीलंका को इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है। और दूसरा, भारत की जो फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी है उसकी वजह से, क्योंकि भारत का निकटतम पड़ोसी श्रीलंका है, ना कि चीन का निकटतम पड़ोसी है। चीन तो पूरा घूम कर ऐसे उसकी तरफ आएगा, जबकि भारत का निकटतम पड़ोसी है श्रीलंका। तो भारत का मानना है कि उसके जो निकटतम पड़ोसी हैं उन पर भारत का प्रभाव होना चाहिए, ना कि दूसरे देश का जो कि दूर का उसका पड़ोसी है, क्योंकि जो ज़्यादा करीब का पड़ोसी है उस पर उसी देश का प्रभाव होना चाहिए, तो जिससे उसके हित उसके साथ जुड़े और उसका लाभ उसे भी मिल सके, उसके निकटतम पड़ोसी को, यानी भारत को भी उस क्षेत्र का लाभ हो, ना कि उस क्षेत्र में जो चीन है वो काफ़ी दूर उससे पड़ जाता है श्रीलंका से। तो भारत और श्रीलंका के हित आपस में जुड़े हैं। दोनों देश, जैसे मैंने कहा, सांस्कृतिक दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से आपस में जो सहयोग की विरासत है उसको साझा करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो भारत के लिए श्रीलंका पर प्रभाव उसका बनना ज़्यादा उसके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर चीन का प्रभाव इस क्षेत्र में बढ़ता जाता है, तो जैसे मैंने बताया था कि अगर कभी भारत और चीन के बीच में कभी कोई फ्रंट खुलता है, कोई भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें भारत और चीन आमने सामने हो, तो भारत चीन से चारों तरफ से घिरा हुआ होगा। और श्रीलंका में सामरिक दृष्टि से अगर देखें तो कई महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, जैसे हमने बात की त्रिंकोमाली की, हम्बनटोटा की और कोलंबो की तो हम बात कर ही रहे हैं। तो ये सभी जो इसके पोर्ट हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसे त्रिंकोमाली की हम बात कर रहे थे कि 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके साथ साथ भारत और श्रीलंका जो है वो सार्क और बिम्स्टेक के भी सदस्य हैं, तो इन मंचों पर भी दोनों साथ एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं। और दोनों देश जब इन दोनों ही के ग्रुप्स के, इन दोनों ही समूह के संगठन के सदस्य हैं, तो इस वजह से भारत की निकटता उससे और ज़्यादा जो है उस पर प्रभाव डालती है। और भारत का एक निकटतम पड़ोसी होने की वजह से तो वो इम्पोर्टेंट है ही भारत के लिए। अब भारत और श्रीलंका, जिस तरीके से चीन का वहाँ श्रीलंका पर प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो भारत और श्रीलंका के संबंधों में क्या चुनौतियाँ हैं, तो वही जो अभी हम बात कर रहे थे, चीन का बढ़ता प्रभाव। चीन जिस तरीके से अपने प्रभाव को श्रीलंका में बढ़ा रहा है, जब वहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, वहाँ कई परियोजनाओं को सपोर्ट करेगा, अरबों डॉलर का वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पर ऋण दे रहा है, आर्थिक सहायता दे रहा है, तो इस तरीके से चीन का जिस तरीके से प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत और श्रीलंका के संबंधों में एक दूरी आ रही है, जो कि चीन की तरफ उसका रुख ज़्यादा कर रही है श्रीलंका का। क्योंकि जब चीन का इन्वेस्टमेंट, चीन का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसका हित अपने आप जब चीन के साथ, जिस देश के साथ जुड़ जाएगा, तो उसका रुख भी उसी देश की तरफ हो जाएगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात, श्रीलंका में जो तमिल सिंगली समुदाय है उसके बीच जो मतभेद हमेशा से चलता रहता है, उसको लेकर भी भारत के सामने एक चुनौती है, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच ये जो मतभेद है तमिल और सिंगली का, तो वो बहुत
इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि ये हमेशा से ये एक उग्र रूप धारण करता रहता है, ये जो मतभेद है दोनों समुदायों के बीच में। तो भारत की तरफ से जो भारत के सामने इस मुद्दे को लेकर जो चुनौती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि भारत तमिलों के लिए जो भी परियोजनाएं वहाँ चलाई जा रही हैं, क्योंकि तो उनको वो सपोर्ट करता है। तो इस वजह से ये जो प्रॉब्लम है ये भी भारत के सामने एक इम्पॉर्टेंट बन जाती है। और इसके अलावा मछुआरों से जुड़े विवाद जो है, आए दिन इस तरीके के मछुआरों के से जुड़े हुए विवाद जो है, सीमा क्रॉस करने की को लेकर जो मछुआरों को के विवाद जुड़ जाते हैं, तो वो सारा भी भारत के लिए एक चुनौती है। दोनों देशों के जो संबंध है उनको लेकर एक चुनौती है, यह एक चैलेंज है। तो इन सब के बावजूद क्या कदम उठाया जा सकता है कि इन चुनौतियों को देखते हुए क्या उपाय किए जा सकते हैं दोनों देशों के बीच इन संबंधों को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए? तो सबसे पहला, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का प्रयास किया जाए, यानी कि दोनों ही देश, जैसे जो भारत की जो भी कंपनीज श्रीलंका में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट दिखा रही हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू वहाँ दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाया जा सकता है। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाया जा सकता है। और जिस तरीके से हमने मछुआरों की समस्या की बात की, या और भी जो समस्याएं हैं, उन सबको आपसी सहयोग से कोई एक स्थायी समाधान निकालने का प्रयास किया जा सकता है, यानी कि दोनों देश आपस में बातचीत करके उन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। कोई स्थायी समाधान निकालने का प्रयास दोनों देशों के बीच किया जा सकता है। और साथ साथ जिस तरीके से हमने इन्वेस्टमेंट की भी बात की, तो इसके साथ साथ दोनों ही देश के जो नागरिक संबंध हैं उनको आपस में मजबूत करने पर भी ध्यान दिया जा सकता है। और जैसे मैंने बात की कि जो भारत है वो तमिलों को मुख्य धारा में लाने के लिए जो भी विकास योजनाएं हैं उनको पूरा करने के पर भी भारत को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत जो तमिलों के लिए जो श्रीलंका में तमिलों को, जो पिछड़े तमिल हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो वहाँ विकास परियोजनाएं चला रहा है, तो उनको पूरा करने पर भी खास ध्यान दिया जा सकता है। तो इस तरीके से दोनों देशों के जो संबंध है उनको और बेहतर बनाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भले ही दोनों देशों के बीच कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन क्योंकि भारत का एक निकटतम पड़ोसी है श्रीलंका, और भारत के लिए सामरिक दृष्टि से भी उसका बहुत महत्व है, न सिर्फ पड़ोसी होने की वजह से बल्कि सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। और चीन की जिस तरीके से उस क्षेत्र में बढ़ती उपस्थिति है, तो या उसका जो प्रभाव है, तो उसको काउंटर करने के लिए भी भारत को अपने इस पड़ोसी पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से चीन पूरे क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है, तो भारत को अपने पड़ोसी देशों की तरफ अपनी जो नीति है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा उस पर काम करने की ज़रूरत है, जिससे इन देशों के साथ उसके संबंध जो है और ज़्यादा बेहतर बन सकें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।